अल्लाह करे सब भी अच्छे हों, मेरा ये सोच है, लेकिन फिर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से ही होंगे। अच्छा, अब हमने चैप्टर नंबर शुरू करना है 10। चैप्टर नंबर 10 11 पहले करेंगे, फिर हम चैप्टर नंबर देखेंगे जो भी वो 8 9 रह गए और 1 रह गया है। आप सबको यही एडवाइस है मेरी कि आपने जो 3 चैप्टर्स पहले पढ़े हैं और अभी हमने चैप्टर नंबर 2 इस टर्म में, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 10 एंड 11 देखें, ये पहले पढ़े हुए हैं। हल्की फुल्की मैं इसकी रिवीजन भी करवा दूंगा, साथ साथ हम इसकी तैयारी करेंगे। एक एक सवाल दे दिया करूंगा, ठीक है? 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरह। और आगे से साथ हम 10वां और 11वां चैप्टर पढ़ेंगे। जितना हम बड़ा करेंगे वो तो आपसे सुना ही जाएगा और पीछे से थोड़ा सा आपको पीछे से दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा एक एक क्वेश्चन, ठीक है? उससे आपकी इंशाल्लाह अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये 5 चैप्टर्स और जो 3 पहले करवा दिए हैं, अगर आप अच्छे से ये चैप्टर्स कर लें, इंशाल्लाह बाकी भी करवाऊँगा, तो आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन वाला मसला इधर ही हल हो जाएगा। जो रहते हैं इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारा पेपर जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। तो इतनी अच्छी इसकी इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। तो अब हम जाने लगे हैं जी चैप्टर नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर जो 10 है उसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दसवीं में भी कुछ कुछ चीज़ें आपने इसकी डिस्कस की थी, कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं। तो देखते हैं जी। सबसे पहले तो ये है कि ये जो ऑप्टिक्स की दुनिया है, लाइट की, इसमें हम 2 चीज़ों को कवर करते हैं। 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे। कुछ बातें पहले आपने स्टडी की हुई हैं, जैसे आपके पास जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स होती है एक, जो आपने 9वीं 10वीं पढ़ी थी। उसमें आप लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों को पढ़ते हैं। और कुछ इधर आप चीज़ों को स्टडी करते हैं जिसमें आप फिज़िकल ऑप्टिक्स कह लें, जिसमें आप माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके बाद टेलीस्कोप, आगे नई चीज़ कैलोरीमीटर वगैरह, ये सारी चीज़ें आप स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह जो भी है, ये चीज़ें इधर डिस्कस करेंगे। तो हम 1 बाय 1 लेके चलेंगे इंशाल्लाह। एट दी एंड ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। अच्छा, सबसे पहला जो आपका आर्टिकल है उसका नाम है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अच्छा, वहाँ 10वीं में आपने पढ़ा था नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, याद है? वही चीज़ है। तो आँख से करीब वो फासला, अगर आप एक ये कोई चीज़ देख रहे हैं रख के, यहाँ रख के देखें, आपको नज़र आ रही है, यहाँ रख के मैं अपनी अगर सामने इधर रख के बताऊँ तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ भी नज़र आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अगर इससे आगे लेके जाऊँ तो मुझे नज़र, तो वो फासला कम से कम, वो डिस्टेंस जहाँ पे रख के हम किसी चीज़ को वाज़िया तौर पे देख सकते हैं, किसी चीज़ की इमेज को क्लियरली हम फोकस कर सकते हैं, उस डिस्टेंस को कहा जाता है लीस्ट डिस्टेंस। और वो जो पॉइंट है जहाँ पे हमने उसको रखा, उसको लीस्ट पॉइंट या नियर पॉइंट, बहुत सारे इसके नाम हैं, आप इसको कह सकते हैं इसको। अब ज़रा इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई, आँख से करीब वो फासला, देख रहे हैं जी, एट विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डिस्टिंक्ट, जहाँ पे कोई जिस्म आपको वाज़िया तौर पे नज़र आता है, डिस्टिंक्ट हो के वाज़िया तौर पे, इज़ कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस। उस डिस्टेंस को, उस फासले को आप क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इसका दूसरा नाम क्या? नियर पॉइंट। अच्छा, तो एक नॉर्मल आई के लिए करीब से करीब जो डिस्टेंस है जहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं इमेज को, वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। विद द एज, उम्र के साथ साथ इसमें इजाफा होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, इनके बूढ़े होते जाते हैं, तो ये 25 से 30, 35, 40 तक ये वेरी कर जाता है, ठीक है? लेकिन आम एक जो सेहतमंद इंसान है उसका कहाँ तक होता है? 25 सेंटीमीटर तक। आगे ये इसकी MCQ लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन,
ये आप डेफिनेशन देख रहे हैं और ये इसका नेक्स्ट पेज पे इसकी ये लिखी हुई है। ठीक, मोस्टली अब मैंने बुक ही यूज़ करनी है, यानी कि चीज़ें जहाँ पे कुछ लिखवाने वाला होगा लिखवाऊँगा, क्योंकि अभी हमने सिलेबस कवर भी करना है बेटा और अभी हमने रिवीजन भी करनी है, तो थोड़ा बहुत हमें अब थोड़ा इधर से भी काम करना पड़ेगा क्योंकि टाइम शॉर्ट रह गया। अच्छा, आगे है हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या आर्टिकल है जी? मैग्नीफाइंग पावर कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा बोल के जो बातें हैं वो अंडरस्टैंड करवाई दें आपको। वाइट बोर्ड का अब कम इस्तेमाल होगा, जहाँ पे ज़रूरत होगी करेंगे क्योंकि अभी टाइम थोड़ा शॉर्ट है। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर क्या है? पहले तो मैग्नीफाई को आप समझे ना कि इंग्लिश का वर्ड है। मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को इनलार्ज करना, बड़ा करना। लाजमी नहीं कि हर जगह पे आप इसका मतलब मैग्नीफिकेशन का मतलब या मैग्नीफाई का मतलब आप बड़ा समझेंगे। मोस्टली हम बड़ा कहते हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपका कैमरे से जब आप तस्वीर बना रहे हैं तो साइज़ में जो फ़र्क आता है, असल ये है कि साइज़ में जो फ़र्क आता है बाज़ औक़ात वो कहीं ज़्यादा हो रहा होता है, कहीं पे वो फ़र्क क्या कर रहा होता है, कम। तो जो चेंज आ रहा होता है, फ़र्क आ रहा होता है, उसको हम आम लफ्ज़ों में मैग्नीफिकेशन कहते हैं। क्योंकि मोस्टली हम ऑप्टिकल डिवाइसेस में माइक्रोस्कोप से देखते हैं या ऑप्टिकल जो दूसरी टेलीस्कोप होती है आसमान पे देखते हैं, वो यूजुअली बड़ा करके दिखाती है ना हमें, तो इसलिए हम मैग्नीफिकेशन को यूजुअली इनलार्ज, बड़ा करने के लिए हम इसको कह लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन सबसे पहले क्या है? ये मैग्नीफाई करने से क्या मुराद है कि कितना जिसामत बड़ी हुई है, यूजुअली हम बड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अच्छा, रिजॉल्व का मतलब भी समझ लें, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आ जाओ। रिजॉल्व का मतलब होता है बच्चे हल करना, रिजॉल्विंग पावर, हल करने की सलाहियत समझ लें आप। फिर हम फिज़िक्स की डेफिनेशंस के ऊपर भी जाएंगे। जैसे अगर एक ए बच्चा है और एक बी बच्चा है, एक ए बच्चा सवाल को सही से हल कर सकता है पूरा वाज़िया करके, बी थोड़ा सा हल कर सकता है, सही वाज़िया तौर पे बयान। तो जो सही हल कर सकता है, ज़्यादा डिटेल्स में बता सकता है, उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। और जो कम डिटेल्स बता सकता है, कम हल कर सकता है, उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या है? कम है। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब ज़रा हम मैग्नीफाइंग पावर को बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं जी। मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास क्या है, देखें जी। इसकी तरफ जाने से पहले मैग्नीफाइंग पावर की तरफ ये एक छोटी सी डायग्राम जो कि आपने 10वीं में पढ़ी थी, लेकिन फिर भी चले मैं रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये हमारे पास एक लेंस है। 5 केस पढ़े थे आपने, ये नहीं पढ़े थे? शायद स्मार्ट सिलेबस में कोई वो कैंसिलेशन ना हो गई हो आपकी। जिन बच्चों ने छुट्टियों में पढ़ा था मेरे से, उनको तो शायद वो बच्चे कह रहे हैं जिनको छुट्टियों में मैंने पढ़ाया था, ट्यूशन वगैरह उधर। चलें अब ज़रा देखें। ये हमारे पास एक लेंस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा लेंस से, उसे हम डिनोट करेंगे किससे? पी से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिस्म का फासला कह लें। ठीक, और जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है ना, ये भी मैं चले साथ मेंशन कर ही देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी हाइट बन रही है, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बच्चे यूजुअली हम कहते हैं क्या? इसको हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, HO। ठीक, यहाँ पे हो सकता है उसने डिफरेंट जो भी नाम रखा है उसको देख लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये बच्चे कि अब जाके इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। ज़ाहिर आपको याद होगा 2F से आगे पड़ा होता था ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी 2F से आगे ही जाके कहीं बनती थी। ये 10वीं की थोड़ी थोड़ी बातें चलें, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की यहाँ जाके तस्वीर बन रही है जी, इमेज बन रही है। ठीक, अच्छा, इमेज का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स लेंस से, वो कितना है? Q। उससे किससे डिनोट करते हैं? Q से। ये बात याद रहेगी। तो इधर वाला P और उधर वाला Q। अच्छा, अब ज़रा आगे देखें जी। अगर हम क्या करें, मैग्नीफिकेशन निकालने की, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इस लेंस से रख के देख रहे हैं तो इस लेंस ने इस जिस्म में क्या तब्दीली लाई है? बड़ा किया, छोटा किया, जो भी तब्दीली लाई है,
अगर हम वो मैग्नीफिकेशन वो निकालना चाहते हैं तो वो क्या है, वो रेशो है। मैग्नीफिकेशन किस तरह आएगी कि जितनी भी इमेज का डिस्टेंस बन रहा है उसको डिवाइड कर लें किसके साथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ। रेशो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो दोनों की रेशो है ये हमें स्टूडेंट्स क्या देती है, मैग्नीफिकेशन देती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ये मैग्नीफिकेशन की हमने बात कर ली। अब ज़रा हम मैग्नीफाइंग पावर कि कितनी सलाहियत है, कितनी पावर है मैग्नीफाई करने की, उसको निकालने का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन कहें या मैग्नीफाइंग पावर कहें, दोनों एक ही चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात हम इसको Q और P की फॉर्म लिख रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हम इसको एंगल्स की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। वो इसका एक और नाम है, इसको एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगुलर क्योंकि एंगल में जब आते हैं तो वहाँ पे फिर थीटा इंक्लूड हो जाता है। ठीक है जी। तो ये भी फॉर्मूला अब ज़रा इधर लाने लगो मैं, ये क्या है देखें। अगर आप, ये आपकी आंख है जी, नेकेड आई है, आप इधर एक ऑब्जेक्ट को रख के आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट का आई से जो डिस्टेंस है वो कितना है, d है। ठीक, यहाँ पे समझ लें कि जो आपका एंगल बन रहा है, एंगल सबटेंड हो रहा है आई के ऊपर, वो कितना है, थीटा। चलें, थीटा उसने क्या है, एक थीटा है। अब ज़रा दूसरा देख लें, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको याद हो 10वीं में मैग्नीफाइंग पावर का ये फार्मूला था, मैग्नीफाइंग पावर का थीटा डैश ओवर थीटा, तो मैं ज़रा वो लाने लगा हूँ। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसी आंख के बीच में हम एक लेंस को रख लेते हैं। किसको रख लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट और आंख के बीच में एक लेंस को प्लेस कर लें। कोई ऑप्टिकल डिवाइस रख लें, लेंस भी हो सकता है, माइक्रोस्कोप भी, टेलीस्कोप भी, कुछ भी रख लें, कोई ऑप्टिकल डिवाइस रख लें। यानी कि अब खाली आंख नहीं है, नेकेड आई नहीं है, सिर्फ आगे कुछ और भी पड़ा हुआ, जैसे मैंने चश्मा लगाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब जो आंख का एंगल बनेगा वो उसको आप नाम दे लें किसका, थीटा डैश का। आगे वाले पेज के ऊपर उसने क्या नाम दिया, इसको अल्फ़ा का नाम दिया और इसको क्या नाम दिया है, बीटा का। तो अगर आप एंगल्स की सूरत में निकालें तो वो क्या है, वो एंगल जब बीच में ऑप्टिकल डिवाइस रखी थी उसकी रेशो ले लें किसके साथ, उस एंगल के साथ जब बीच में कोई ऑप्टिकल डिवाइस नहीं रखी थी। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो अब यहीं से बच्चे आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली द रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई व्हेन एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई। वो एंगल, उसकी निस्बत जब बीच में क्या रखा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, टू दैट एंगल, कौन सा एंगल, टू द एंगल व्हेन देयर इज नो ऑप्टिकल डिवाइस बिटवीन द आई एंड द ऑब्जेक्ट। अच्छा, जब बीच में कोई डिवाइस ना रखी हो तो उसको अनएडेड आई भी कहते हैं। ठीक है, नंगी आँख या फिर नेकेड आई। ठीक है, यानी कि कोई बीच में चीज़ नहीं आपने रखी। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ेंगे बेटा। यहाँ से आपने याद क्या करनी है, जस्ट ये दो डेफिनेशंस याद करनी है। जो याद करने वाला है वो बाकी रीड सारा कीजिएगा। ठीक है। अगले पेज पे आएंगे। कुछ बीच में नई चीज़ें हैं, जैसे बेटा 10वीं में कुछ बातें ऐसी थी, देखें जैसे वहाँ पे आपने पढ़ा था टाइम पीरियड का फॉर्मूला T = 2πL/G। वहाँ भी इसका कोई डेरिवेशन नहीं थी। तब इसके डेरिवेशन के ऊपर नहीं हम गए, क्योंकि डेरिवेशन उस लेवल के ऊपर आपके काम नहीं था। तो अब कुछ बातें यहाँ पे भी आएंगी जो कि डायरेक्ट आपने देखनी है, आगे जाके उनकी डेरिवेशंस आएंगी। तो देखते हैं बीच में कौन सी नई नई चीज़ें आती हैं, जो आएंगी वो हम कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले आगे है जी रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर हो गया, समझ आ गई है जी। अब ज़रा रिजॉल्विंग पावर, अभी मैंने सिंपल बताया था हल करना। चले मैं इसको